अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नई धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जहां मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, डाइमॉर्फिक एंड बाइपेडलिस्टिक, और साथ ही साथ हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को भी बड़े अच्छे अंदाज में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सीधे बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज पढ़ने वाले हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्लाइड्स के सेशन पे ले जाऊंगा। जब भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जरा और से कॉन्सेप्ट की तरफ बाबा ध्यान देना। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को बाबा आपके सामने रखूं, तो मैंने आपको कई बार बोला है कि यहां पे आपको 3 टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी। नंबर 1 मेल, नंबर 2 रिप्रोडक्टिव एंड नंबर 3 सिस्टम। चलो बेटा एक एक टर्मिनोलॉजी को एक एक करके समझाते हैं। जब आपने बेटा 9th से लेके 11th क्लास में सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा होगा, तो आपको अपने उस्ताद ने बताया होगा कि जब केमिकल्स आपस में मिल जाते हैं तो ये मेरी जान बनाते हैं सेल्स, और जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं मेरी जान टिश्यूज। जरा गौर से कॉन्सेप्ट की तरफ नजर रखना। उसके बाद जब टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन। अब बाबा इसके बाद जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं ना, तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो क्या मैं बोलूं कि अगर मुझे डिफाइन करना होगा कि सेल्स क्या होती है, तो आप बोलेंगे दे आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स। अगर आपको बोलना होगा कि टिश्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। उसके बाद अगर आपको बोलना होगा ऑर्गन किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज। इसी तरह अगर आपको बोलना होगा कि ऑर्गन सिस्टम या सिस्टम किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे बाबा ऑर्गन्स। इसका साफ मतलब यहां दिखाई दे रहा है कि अगर आपको सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि सिस्टम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। लेकिन हमारे बॉडी में डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स होते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमें डाइजेशन में मदद करते हैं, जैसे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमें डाइजेशन में मदद करेंगे। तो इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को भी सिस्टम ही कहा जाएगा, लेकिन इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाएगा, क्योंकि दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसी तरह हमारे पास बाबा किडनीज है, यूरिटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। ये भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, इसको भी मैं सिस्टम ही कहूंगा। लेकिन चूंकि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हमें एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, इसीलिए इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानूंगा। और इसी तरह बाबा आपके बॉडी में कुछ और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टेस्टिस होता है, वास डिफरेंस होता है, वासा एफरेंशिया होता है, एपिडिडाइमस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, शबाश सेमाइनल वेसिकल होता है। ये कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, इनको भी मैं सिस्टम ही कहूंगा ना। लेकिन ये ग्रुप ऑफ सिस्टम हमें मेरी जान मदद करते हैं रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को बाबा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है, which help in the process of reproduction। तो अभी तक आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आया कि it is a group of organs which help in the process of reproduction। और यहां सामने लगा हुआ है मेल, इसका मतलब यही है कि ये तमाम ऑर्गन्स किन में पाए जाते हैं, मेल्स में पाए जाते हैं। अगर मैं बेटा इस डेफिनेशन को आपके सामने रखूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is defined as a group of organs। नजर रखना, male reproductive system is defined as group of organs। ये बाबा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है which help in the process of reproduction। शाबाश, which help, फिर से सुनना एक बार, which help in the process of
एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हमें मदद करेंगे किसमें बाबा, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी गुड। लेकिन इसके बाद ही मैंने आपको बोला, क्योंकि यहां अल्फाज मेल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किन में पाए जाते हैं, आर फाउंड इन मेल्स and are found in males। या मैं दूसरे अल्फाजों में कहूं कि a group of organs in males which help in the process of reproduction। ये रहा बाबा आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन, a group of organs which help in the process of reproduction and are found in males। अब साफ पता चला आपको कि सिस्टम जो होता है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है। अभी तक मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो मेल्स में पाए जाते हैं और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। अब चूंकि ये ऑर्गन्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। यानी जितने भी ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं ना, ये तमाम ऑर्गन्स बाबा दो ही टाइप्स के होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, चाहे फिर वो टेस्टिस हो, चाहे फिर वो एपिडिडाइमस हो, चाहे फिर वो वास डिफरेंस हो, चाहे फिर वो बाबा सेमाइनल वेसिकल हो, चाहे फिर वो इजैकुलेटरी डक्ट हो, चाहे फिर वो मेरी जान यूरेथ्रा हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो, कुछ भी हो, इन तमाम ऑर्गन्स को बाबा दो ही कैटेगरीज में बांटा गया है। रिमेंबर ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। गौर से सुनना बाबा, नंबर 1 आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द अदर आर कॉल्ड एज सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे प्राइमरी, गौर से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बेटा स्लाइड्स के सेशन में मैं आपको बाद में ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करूंगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, जरा गौर से बेटा कॉन्सेप्ट की तरफ नजर रखना। अब रफली यहां मैं फिलहाल एक डायग्राम बना देता हूं। ये रहा आपके सामने टेस्टिस, और ये टेस्टिस से निकलने वाला बाबा एपिडिडाइमस, गौर से सुनना, और ये एपिडिडाइमस के ऊपर वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के साथ मिलते हुए सेमाइनल वेसिकल, आगे समझाऊंगा बाबा डिटेल में। और ये रहा बाबा इजैकुलेटरी डक्ट, और ये रहा बाबा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे मेरी जान यूरेथ्रा। अब गौर से कॉन्सेप्ट की तरफ नजर रखना। सबसे पहले जो टेस्टिस होते हैं ना, इनका एक काम होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी नजर रखना बाबा, ये जो टेस्टिस होते हैं इनका काम होता है स्पर्म बनाना, और दूसरा काम है इनका कि ये बनाते हैं मेरी जान टेस्टोस्टेरोन। गौर से नजर रखना, पहला काम टेस्टिस का कि ये बनाते हैं बाबा मेल गमीट, और मेल गमीट बोले तो स्पर्म। नंबर 2, ये सेक्स हार्मोन उसको बना देते हैं, और मेल्स में सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। इसको भी बड़े डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसका साफ मतलब है ना कि जो स्पर्म होता है, सॉरी जो टेस्टिस होते हैं, इन टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, और वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाते हैं स्पर्म। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लाइडिंग सेल्स होती है जिनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना। इसका मतलब हुआ ना कि जो टेस्टिस है बाबा, ये गैमीट्स भी बनाते हैं और ये सेक्स हार्मोन भी बनाते हैं। रिमेंबर, एक ऐसा ऑर्गन, शाबाश, एक ऐसा ऑर्गन जो खुद गमीट्स बनाएगा और खुद सेक्स हार्मोन बनाएगा, उसी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। अब इंतहाई शिद्दत से बाबा आप नजर रखेंगे, यहां मुझे बताओ वास डिफरेंस का काम क्या, सॉरी एपिडिडाइमस का काम क्या है। एपिडिडाइमस का काम है ना खाली स्पर्म को कैरी करना,
वास डिफरेंस का भी यही काम है, खाली स्पर्म्स को कैरी करना। यूरिथ्रा का भी काम है खाली सेमेन को कैरी करना। इसका मतलब ना ही एपिडिडाइमस गमीट्स बनाता है, ना ही वास डिफरेंस गमीट्स बनाता है, और ना ही बाबा यूरिथ्रा गमीट्स बनाता है, और ना ही सेमिनल वेसिकल गमीट बनाता है। यह ऑर्गन जो गमीट्स नहीं बना सकते, बस प्राइमरी बस गमीट्स को कैरी करने में मदद करते हैं। जो ऑर्गन गमीट खुद बनाएगा उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है, और जो इन गमीट्स को ट्रांसफर करने में मदद करेगा उसे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो फिर से मुझे बताओ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। रिमेंबर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन या व्हिच फॉर्म गमीट्स एंड सेक्स हार्मोन। एक ऐसा ऑर्गन जो खुद गमीट बनाए, एक ऐसा ऑर्गन जो खुद सेक्स हार्मोन बनाए, ऐसे ही ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। और तमाम वो ऑर्गन्स जो इन गमीट्स को कैरी करने में मदद करे उन्हें बाबा हम कहते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। अगर मैं आपके बाबा बोर्ड पे डेफिनेशन लिखूं कि व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, अगर मैं आपके बोर्ड पे डेफिनेशन लिखूं कि व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, तो आप नजर रखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। रिमेंबर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज, बोलो बाबा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज व्हिच हेल्प या हेल्प के बजाय अगर मैं सीधे लिखूं which form gametes। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो गमीट्स बनाते हैं, और मेल्स में गमीट कौन है बाबा? स्पर्म। नॉट ओनली गमीट्स बल्कि जो सेक्स हार्मोन्स भी बनाए, वो ऑर्गन जो गमीट्स भी बनाए और सेक्स हार्मोन भी बनाए, उसी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और मेल्स में प्राइमरी सेक्स हार्मोन कौन होता है बोले तो टेस्टोस्टेरोन। बहुत बहुत खूब। सो डेफिनेशन आपके सामने, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो खुद गमीट्स बनाएंगे और जो खुद सेक्स हार्मोन्स बनाएगा। इसका मतलब है ना, जो स्पर्म बनाएगा और टेस्टोस्टेरोन बनाएगा वो हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो इस स्पर्म को कैरी करने में मदद करे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं बाबा, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। अब आप मुझे बताओ, क्या टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या वास डिफरेंस? Remember, testes are the primary sex organs, क्योंकि यही क्या बनाते हैं? स्पर्म। और एपिडिडाइमस स्पर्म नहीं बल्कि स्पर्म को कैरी करते हैं। इसका मतलब एपिडिडाइमस is an accessory sex organ while as testes are the primary sex organs। अब चलो इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखेंगे तो सो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने कोट की हुई है, वो है बाबा टेस्टिस। इसके बाद अगर हम इन्हीं टेस्टिस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अब आप नजर बनाए रखना लेक्चर पे, क्योंकि अब लेक्चर शुरू होने वाला है इंतहाई डिटेल में। अगर हम टेस्टिस के बारे में जिक्र करेंगे तो अगर मैं आप ही को बताओ टेस्टिस क्या होते हैं, आपका जवाब क्या होगा? अभी बेटा हमने पढ़ा कि अगर आज के बाद आपको किसी ने बोला कि व्हाट आर टेस्टिस, तो आप डरना नहीं, आप दावे के साथ कहना कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। रिमेंबर, टेस्टिस देखो, TESTES is plural for both the testes. TESTIS is singular for one testy. Testes are the primary sex organs. Testes are the primary sex organs. Testes क्या होते हैं बाबा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। किन में? मेल्स में कि फीमेल्स में? मेल्स में। वेरी वेरी गुड। Testes are the primary sex organs in males which form, जो बनाते हैं बाबा, क्या बनाते हैं? शाबाश, which form sperm। Excellent, जो बनाते हैं बाबा sperm, और साथ ही साथ बनाते हैं मेरी जान टेस्टोस्टेरोन, जो बनाते हैं sperm and testosterone। अब अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस करूं, उसके बाद मैं आपको स्लाइड के सेशन पे ले जाऊंगा। अब जरा एज्यूम कीजिए मेरी जान, ये रही आपके सामने एब्डोमिनल कैविटी। अब एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दिस इज मेरी जान एब्डोमिनल कैविटी।
अज्यूम करो बाबा ये है एब्डोमिनल कैविटी, और प्लीज रिमेंबर एब्डोमिनल कैविटी के नीचे आपको देखने को मिलेगा पेरिनियल एरिया में बाबा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे आपको पेरिनियल एरिया में आपको पेरिनियल एरिया में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा विच इज हैंगिंग फ्रॉम द रूट ऑफ पेंस। एज्यूम कीजिए ये बाबा पेंस है, एज्यूम कीजिए ये बाबा पेंस है। दिस इज द टिप ऑफ पेंस एंड दिस इज द रूट ऑफ पेंस। एट द रूट ऑफ पेंस देयर इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग। रूट ऑफ पेंस पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हैंगिंग फॉर्म में होता है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को मेरी जान स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। दिस स्क्रोटम इज नथिंग बट इट इज अ पाउच ऑफ स्किन। याद रखना बाबा, इट इज अ पाउच ऑफ स्किन। अब कहां पे पाई जाती है? हैंगिंग एट द रूफ ऑफ पेंस। हैंगिंग एट द रूफ ऑफ पेंस। याद रखना बाबा, hanging at the roof नहीं root, hanging at the root of pens। तो मैंने आपको बोला if this is the pens and this is the tip of pens, this is the root of pens। At the root of pens there is a skin, pouch of skin which is hanging and this is called as scrotum। Excellent। इसके बाद अगर हम इस स्क्रोटम को यहां पे बाबा डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि स्क्रोटम के अंदर क्या है, इस स्किन के अंदर क्या है, तो रिमेंबर आपको देखने को मिलेगा एक जबरदस्त किस्म का लेयर। यू विल सी a very very amazing layer which is found inside the skin। इस स्किन के अंदर आपको एक जबरदस्त किस्म का लेयर देखने को मिलेगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बाबा, ये नीट में पूछा जा सकता है, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। Remember this structure is called as, this layer is called as dartos muscle or it is called as dartos muscle। इसी मसल को बाबा डॉर्टस मसल के नाम से जाना जाता है और यही एक ऐसी मसल है जो बाबा टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करने वाला बाबा एक मसल, एक लेयर होता है जिसे हम डॉर्टस मसल के नाम से जानते हैं। तो स्किन के अंदर एक मस्कुलर लेयर होता है, एक मसल होती है इन द फॉर्म ऑफ लेयर एंड रिमेंबर दिस मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड एज डॉर्टस मसल और इसका काम है टेस्टिस के टेम्परेचर को बाबा मेंटेन करना। जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये मसल बाबा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और टेस्टिस थोड़ा बाबा जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर कोल्ड होता है, जब बाहर से ठंड बढ़ती है, तब डॉर्टस मसल कंट्रैक्ट होकर टेस्टिस को किधर ले जाती है? एब्डोमिनल कैविटी के नजदीक, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रह सके। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी एनवायरमेंट कोल्ड हो, जब भी टेम्परेचर कम हो, तब जाके टेस्टिस जो है, तब जाके स्क्रोटम जो है ये श्रिंक हो जाता है और एब्डोमिनल कैविटी के नजदीक आता है और इसको उधर लाने में मदद करती है एक मसल और उसी मसल का नाम है बाबा डॉर्टस मसल। इसके बाद अगर हम इस डॉर्टस मसल को भी बाहर से डाइसेक्ट करने की कोशिश करें और हम देखें सर बाहर से तो स्किन है, उसके अंदर से तो डॉर्टस मसल है, सर उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो रिमेंबर मेरी जान, उसके अंदर देखने को मिलेगा एक और लेयर ऑफ मसल्स। असल में ये अंदर जो इसके पाया जाता है ये मसल नहीं, इट इज अ कोट ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का बना हुआ लेयर है एंड रिमेंबर दिस लेयर इज कॉल्ड एज, रिमेंबर बाबा दिस लेयर इज कॉल्ड एज Colles fascia। This is called as Colles fascia। इसे हम Colles fascia के नाम से जानते हैं और आप याद रखेंगे इसे Colles fascia क्यों कहा जाता है? इसे Colles fascia इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको देखा था बाबा एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था, एक मिनट बाबा, जिसका नाम था मेरी जान अब्राहम कोलिस। अब्राहम कोलिस। तो बाहर से आपको देखने को मिलेगा एक स्किन का लेयर जिसे हम स्क्रोटम के नाम से जानेंगे और स्क्रोटम के अंदर, इस स्किन के अंदर देखने को मिलेगी एक मसल जो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, नाम दिया डॉर्टस मसल। और डॉर्टस मसल के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक लेयर ऑफ प्रोटीन्स और उसे हम बोलेंगे बाबा कोलिस फैशिया। क्यों बोलेंगे कोलिस फैशिया? एक्चुअली फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, एक्चुअली फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अब्राहम कोलिस। अगर उसके बाद आप गौर से देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, सॉरी, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जाता है,
अगर आप कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, बाहर से तो यहां स्किन, अंदर से डॉर्टस मसल, उसके अंदर कूलीज फैशिया, और रिमेंबर कूलीज फैशिया के अंदर एक और जबरदस्त फैशिया पाया जाता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर एक और फैशिया देखने को मिलता है, एंड रिमेंबर दिस फैशिया इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैशिया। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैशिया। इसे हम बाबा एक्सटर्नल फैशिया के नाम से जानते हैं। तो ये रहा बाहर से स्किन, उसके बाद डार्टस मसल, उसके बाद कूलीज फैशिया, उसके बाद एक्सटर्नल फैशिया। और याद रखना बाबा, यहां बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट मसल की, जो मानी जाने वाली मसल है, और वो मसल पाई जाती है एक्सटर्नल फैशिया के अंदर। एंड रिमेंबर दैट मसल इज कॉल्ड एज, याद रखना बाबा, ये जो मसल एक्सटर्नल फैशिया के अंदर पाई जाती है ना, दिस मसल इज मेरी जान कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज क्रीमैस्टर मसल। याद रखना बाबा, दिस इज अ क्रीमैस्टर मसल। ये भी बाबा टेस्टिस को श्रिंक करने में मदद करती है, क्योंकि ये मसल जो होती है, इट एक्ट्स लाइक अ स्केलेटल मसल। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। स्केलेटल मसल उस मसल को कहते हैं जो बोन्स के इर्द गिर्द पाई जाती है। ना ही यहां पे कोई बोन है और ना ही यहां पे कोई ऐसी मसल पाई जाती है, लेकिन फिर भी क्रीमैस्टर मसल को स्केलेटल मसल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा इसकी फंक्शंस स्केलेटल मसल के साथ मिलती जुलती है। देखो, स्केलेटल मसल वो होती है जो बोन्स के इर्द गिर्द हो, लेकिन रिमेंबर दे आर वॉलंटरी इन नेचर। स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी इन नेचर। यहां देखो, ये जो क्रीमैस्टर मसल है बोन्स के इर्द गिर्द तो नहीं है, लेकिन दे आर वॉलंटरी इन नेचर। ये क्रीमैस्टर मसल वॉलंटरी होती है, इसीलिए इसको भी स्केलेटल मसल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जरा गौर से आप सुनेंगे, इस क्रीमैस्टर मसल के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक और लेयर बाबा फैशिया का। एंड रिमेंबर दिस लेयर ऑफ द फैशिया इज कॉल्ड एज इंटरनल फैशिया। याद रखेंगे आप कयामत के दिन तक। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फैशिया। वेरी वेरी गुड। इसे हम इंटरनल फैशिया के नाम से जानते हैं। तो बाहर से स्किन, उसके बाद डार्टस मसल, उसके बाद कूलीज फैशिया, उसके बाद एक्सटर्नल फैशिया, उसके बाद क्रीमैस्टर मसल, और क्रीमैस्टर मसल के अंदर बाबा देखने को मिलेगा इंटरनल फैशिया। अब अगर हम इन तमाम लेयर्स को काटे और देखें कि अंदर से क्या दिखाई देगा, तो रिमेंबर अंदर से दिखाई देगा बाबा आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। एंड रिमेंबर दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर। याद रखना बाबा, अब आए हम अपने लेक्चर पे। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रॉटम, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्क्रॉटल सैक। इसे बाबा टेस्टिस नहीं कहा जाएगा, इट इज कॉल्ड एज स्क्रॉटल सैक। गौर से देखना, इसे हम स्क्रॉटल सैक के नाम से जानते हैं। उसके बाद सर, अगर हम देखना चाहे कि इस स्क्रॉटल सैक के अंदर क्या पाया जाता है, इस अंडे जैसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाया जाता है, तो रिमेंबर इस स्क्रॉटल सैक के अंदर ही पाया जाता है मेरी जान। इस स्क्रॉटल सैक के अंदर ही पाया जाता है आपका एक और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज फाउंड विद इन द स्क्रॉटल सैक is called as टेस्टिस। इसी को बाबा टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। अगर आपको बोला जाए फ्रॉम इंटरनल टू द एक्सटर्नल, बताओ टेस्टिस को कौन कवर करेगा? फ्रॉम इंटरनल टेस्टिस को पहले कवर करेगा स्क्रॉटल सैक, उसके बाद कवर करेगा इंटरनल फैशिया, उसके बाद कवर करेगी क्रीमैस्टर मसल, उसके बाद कवर करेगी मेरी जान शाबाश एक्सटर्नल फैशिया, उसके बाद कवर करेगी मेरी जान शाबाश बोले कूलीज फैशिया, उसके बाद कवर करेगी डार्टस मसल, और बाद में कवर करेगा बाबा स्किन। और एक्सटर्नली कौन कवर करेगा? पहले स्किन, उसके बाद शाबाश डार्टस मसल, उसके बाद कूलीज फैशिया, उसके बाद मेरी जान एक्सटर्नल फैशिया, उसके बाद क्रीमैस्टर मसल, उसके बाद इंटरनल फैशिया, उसके बाद स्क्रॉटल सैक, और स्क्रॉटल सैक के अंदर पाए जाते हैं टेस्टिस। अब अगर हम इन टेस्टिस की स्ट्रक्चर को, यहां आपके सामने टेस्टिस, गौर से देखना। अब मैंने सीधे बनाया टेस्टिस, मैंने स्क्रोटल सैक को छोड़ के अंदर वाला स्ट्रक्चर बनाया जिसे दुनिया टेस्टिस के नाम से जानती है। अगर आप टेस्टिस को गौर से देखेंगे तो रिमेंबर टेस्टिस के पास अपने 3 लेयर्स होते हैं, जिनका जिक्र टेक्स्ट बुक ने, एनसीईआरटी ने डिटेल में किया है बाबा। यही 3 लेयर्स इंपॉर्टेंट है। जो टेस्टिस होते हैं, दे आर एक्चुअली कवर्ड बाय 3 लेयर्स। द फर्स्ट लेयर व्हिच इज प्रेजेंट on outside,
जो पहला लेयर देखने को मिलेगा जो बाहर की तरफ होता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका। यहां एग्जामिनर आपके जज्बात के साथ खेल सकता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजाइनालिस। अब एग्जामिनर आपके जज्बात के साथ क्यों खेलेगा? क्योंकि आपको पता है कि वेजाइना इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजाइना फीमेल्स में पाया जाता है, लेकिन वेजाइनालिस इज एब्सेंट इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गौर से सुनना, ट्यूनिका वेजाइनालिस एक ऐसा लेयर है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। हालांकि इसका जो नाम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोले तो वेजाइना के साथ मिलता जुलता है, लेकिन पाया किन में जाता है? टेस्टिस में। So the outermost layer which is present in the testes, जो टेस्टिस के बाहर वाले साइड से लेयर है, उसे हम बाबा क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनालिस। अब जरा गौर से आप देखेंगे, उसके बाद जो बीच वाला लेयर है, नजर रखना बाबा, ये जो बीच वाला लेयर आपको दिखाई दे रहा है, रिमेंबर दिस मिडल लेयर which is present within the testes, this is called as, याद रखना बाबा, this is called as tunica vasculosa, tunica albuginea. This is called as tunica albuginea. Remember, tunica albuginea is made up of dense connective tissue. सवाल यहां पूछा जा सकता है। It is made up of dense connective टिश्यू। याद रखना बाबा, कयामत के दिन तक याद रखना कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये किसका बना होता है? ये बना होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। इसके बाद जो ये व्हाइट कलर का लेयर आपको अंदर से दिखाई दे रहा है, रिमेंबर मेरी जान, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। इट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। आप आए बाबा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे चलेंगे। गौर से देखना, बाहर वाले लेयर को ट्यूनिका वेजाइनालिस के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद इनर वाले लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है, और इनर मोस्ट लेयर को ट्यूनिका वेस्क्युलोसा के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका साफ मतलब है मेरी जान कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसकी सेल्स आपस में टाइटली पैक होती है, और जो ट्यूनिका वेस्क्युलोसा है इसकी सेल्स आपस में टाइटली पैक नहीं होती। तो ये रहे बाबा तीनों लेयर्स किसके? टेस्टिस के। अब मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला ना वो ये था कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसकी जो सेल्स है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। सेल्स आर टाइटली पैक्ड, और इसके कारण ये जो सेल्स है ना दे एक्चुअली पेनिट्रेट द ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। ये ट्यूनिका वेस्क्युलोसा को ट्रांसवर्सली क्रॉस करती है और आपके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आपके टेस्टिस को इंटरनली डिवाइड करती है। टेक्स्ट बुक का पॉइंट फिर से ला रहा हूं, एनसीईआरटी का पॉइंट सीधे आपके बोर्ड पे। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये ट्यूनिका वेस्क्युलोसा को क्रॉस करके आपके ल्यूमन ऑफ टेस्टिस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है, एंड करीबन यहां पे बनते हैं 250 का, सीधा डाटा आपके टेक्स्ट बुक का 250 कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इट क्रॉसेस ट्यूनिका वेस्क्युलोसा एंड डिवाइड्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इनटू 250 compartments. Remember, these compartments are called as testicular lobules. They are called as testicular lobules. And हे बाबा compartments को testicular lobules के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके बाद इंटरनली देखेंगे कि इन कंपार्टमेंट्स में क्या पाया जाता है, जरा गौर से नजर रखना। ये है मेरी जान टेस्टिस, बाहर से ट्यूनिका वेजिनालिस, बीच में ट्यूनिका एल्बुजिनिया और अंदर से ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इसने टेस्टिस को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जाना। अगर हम डीप ड्राइव इनटू द मैकेनिज्म जाए, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, तो रिमेंबर एवरी टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। करीबन हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3
कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और यकीन मानना बाबा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमेंबर एवरी टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 coiled structures and these coiled structures are called as seminiferous tubules। याद रखना बाबा, they are called as seminiferous। अच्छे से याद रखना, they are called as seminiferous tubules। अब जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने छेड़ने वाला हूं वो ये है कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, चलो बाबा इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इधर ये आपके सामने कॉर्नर में मैं ले जा रहा हूं। हाँ, 1 मिनट बाबा। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रहा मेरी जान आपके सामने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपके सामने आपके बोर्ड पे मैंने बनाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो रिमेंबर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना बाबा, ये बना होता है मेरी जान 2 किस्म की सेल्स का। इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। रिमेंबर, इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। द फर्स्ट सेल जो मैंने यहां पे येलो कलर की बनाई, और इसके अलावा इसमें कुछ और सेल्स भी पाई जाती है। रिमेंबर, आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 इंपॉर्टेंट किस्म की सेल्स का बना होता है। कयामत के दिन तक बाबा याद रखना और नजर रखना इस लेक्चर पे। योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और ये जो आपको येलो कलर की सेल्स दिखाई दे रही है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं बाबा स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल, सीधे बोले तो SMC, स्पर्म मदर सेल। और इन्हीं सेल्स को मेरी जान हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं, जिनकी बाद में माइटोसिस, डिफरेंशिएशन और फिर मियोसिस होती है और बनता है स्पर्म, जो हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 किस्म की सेल्स पाई जाती है। पहली सेल आपकी स्पर्म मदर सेल, और दूसरी सेल ये रही आपकी, इसको हम बोलते हैं बाबा, शाबाश, इसे हम बोलते हैं सस्टेंटेक्युलर सेल्स। दूसरे किस्म की सेल जो पाई जाती है, इन्हें हम सस्टेंटेक्युलर सेल्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं को बाबा आपने नाम सुना होगा, इन्हीं को सर्टोलाई सेल्स के नाम से जाना जाता है। और कसम खुदा की इन्हीं को बाबा नर्स सेल्स के नाम से जाना जाता है। और इन सेल्स का काम होता है टू प्रोवाइड नूरिशमेंट टू द स्पर्मेटोगोनिया। जब ये नूरिशमेंट स्पर्मेटोगोनिया को देंगे, तब जाके उनकी माइटोसिस, उनकी डिफरेंशिएशन और उनकी मियोसिस होगी। उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो सस्टेंटेक्युलर सेल से मिलेगा, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो सर्टोलाई सेल से मिलेगा। अगर आपके स्पर्मेटोगोनिया को सर्टोलाई सेल से न्यूट्रिशन ना मिली ना, तो बाबा स्पर्मेटोजेनेसिस वजूद में नहीं आएगी। इसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लाने वाला हूं वो ये रहा। ये देखिए, ये आपके सामने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये रहा आपके सामने दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये रहा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और ये रहा दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। रिमेंबर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 किस्म की सेल्स होती है, एक तो स्पर्म मदर सेल, दूसरी तो बाबा नर्स सेल। लेकिन इन दोनों के दरमियान इंटरनल टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 किस्म की सेल्स होती है, एक होती है स्पर्म मदर सेल और दूसरी होती है नर्स सेल। लेकिन इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां पे एक खतरनाक किस्म की सेल पाई जाती है। एंड रिमेंबर दैट सेल इज कॉल्ड एज लाइडिग सेल। अब बाबा यहां आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इट इज कॉल्ड एज लाइडिग सेल। और यकीन मानिए लाइडिग सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना। चलो मेरी जान, अब आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसका मतलब है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म मदर सेल थी, जिसने क्या बनाया, जिसने स्पर्म बनाया। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लाइडिग सेल थी, जिसने क्या बनाया, टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब दोनों चीजें टेस्टिस में बनी। टेस्टोस्टेरोन भी टेस्टिस में बना और स्पर्म भी बाबा टेस्टिस में बना। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि टेस्टिस ही है बाबा आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म। इसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो ये रहा आपके सामने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नजर रखेंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एंड पार्ट होता है ना, इट इज नैरो एंड स्ट्रेट।
The end part of the seminiferous tubules is narrow and straight. ये देखो एक और seminiferous tubule आपके सामने, ये रहा एक और seminiferous tubule आपके सामने, और ये रहा मेरी जान एक और seminiferous tubule आपके सामने। और अगर आप देखेंगे कि जो एंड पार्ट है seminiferous tubules का, it is narrow and it is straight, and this is called as, this narrow and straight part is called as straight tube. It is called as straight ट्यूब। सर मजा नहीं आया, कुछ अलग नाम बताओ। तो रिमेंबर दे आर कॉल्ड एज टिब्यूलाई रेक्टाई, दे आर कॉल्ड एज टिब्यूलाई रेक्टाई। इसका मतलब आज के बाद अगर आपको किसी ने बोला कि व्हाट आर टिब्यूलाई रेक्टाई, तो आप बोलेंगे द एंड पार्ट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नैरो, द एंड पार्ट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नैरो एंड स्ट्रेट, एंड दिस पार्ट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज टिब्यूलाई रेक्टाई, और इट इज कॉल्ड एज मेरी जान स्ट्रेट ट्यूब। इसके बाद कमाल का कॉन्सेप्ट सुनिए, ये जो टिब्यूलाई रेक्टाई होते हैं मेरी जान, ये आपस में मिल जाते हैं, नजर रखना, ये टिब्यूलाई रेक्टाई आपस में मिल जाते हैं। These tubuli recti combine together and they form a common tube-like structure. Please remember, this common tube-like structure is called as rete testes. गौर से सुनना बाबा, इसी को rete testes के नाम से जाना जाता है। It is called as rete testes. तो सबसे बाहर वाला लेयर हमने क्या बोला कि जो टेस्टिस होते हैं इनके बाहर से एक लेयर होता है ट्यूनिका वजाइनालिस, बीच वाला लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और अंदर वाला लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। उसके बाद हमने बोला कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये आपके टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, और करीबन आपके टेस्टिस में हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने आपको बोला कि हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं 2 किस्म के सेल्स के बने होते हैं। कुछ सेल्स को मेरी जान स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है, और कुछ सेल्स को बाबा शाबाश सेरोटोलाई सेल्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैंने बोला ये तो 2 सेल्स हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो सेल पाई जाती है उसे बाबा हम बोलते हैं लाइडिक सेल। उसे हम किस नाम से जानते हैं? लाइडिक सेल। और लाइडिक सेल का ही काम होता है रिलीज करना बाबा टेस्टोस्टेरोन, और यही टेस्टोस्टेरोन मेल उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पैदा करता है। सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोले तो बियर्ड, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोले तो मूछे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोले तो चेस्ट हेयर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोले तो डीप वॉइस। अगर आप मेल्स की वॉइस देखेंगे तो डीप होती है, क्यों? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। मेल्स के चेस्ट पे हेयर पाया जाता, क्यों? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। मेल्स में बियर्ड पाई जाती, क्यों? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये किसके वजह से होते? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन की लेवल इंतहाई कम होती है, इसीलिए उनकी वॉइस बाबा डीप नहीं होती, इसीलिए उनके बॉडी पे हेयर ज्यादा नहीं पाया जाता, उनके मोस्टेज नहीं होते, उनकी बियर्ड नहीं होती। उनमें टेस्टोस्टेरोन होता लेकिन कम क्वांटिटी में होता, और अगर उनमें टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ी तो आपने देखा होगा बाबा कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें फेशियल हेयर देखने को मिलता है, जिनकी वॉइस मधु जैसी मिलती है, क्योंकि उनकी बॉडी में उनके ओवरीज ने टेस्टोस्टेरोन बना लिया है, इसीलिए उनकी वॉइस बाबा बिल्कुल मेल्स जैसे रिजेंबल करती है। उसके बाद हमने बोला कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनका लास्ट पार्ट जो होता है ये नैरो और स्ट्रेट होता है, और इसका नाम है बाबा स्ट्रेट ट्यूब, या इसी को हम टिब्यूलाई रेक्टाई के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने बोला ये टिब्यूलाई रेक्टाई आपस में मिल जाते हैं और एक कॉमन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इसी कॉमन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को मेरी जान रेटी टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। अब 1 सेकंड में बाबा आपका लूंगा, जरा गौर से नजर रखना मेरी जान। ये रहे आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नजर रखना। बस मैंने अपने लेक्चर को इख्तिताम पे पहुंचाया है, बस 2 मिनट आप नजर रखना। ये रहे मेरी जान आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आप मुझे बताएंगे कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या पाई जाती है? स्पर्मेटोगोनिया। और इनमें क्या पाई जाती है बोले तो शाबाश, बोले तो इनमें पाई जाती है शाबाश नर्व सेल्स। ये रही नर्व सेल्स।
अब गौर से देखना बाबा, ये स्पर्मेटोगोनिया और ये रही नर्व सेल, ये स्पर्मेटोगोनिया और ये रही नर्व सेल। उसके बाद मैंने बोला इन स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है रिलीज करना स्पर्म, और फिर याद रखना जो एंड पार्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का वो नैरो और स्ट्रेट होता है, नैरो एंड स्ट्रेट होता है, नैरो एंड स्ट्रेट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलाई रेक्टाई। उसके बाद मैंने बोला ये रहा बाबा ट्यूबुलाई रेक्टाई आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और ये बनाते हैं बाबा आपका एक कॉमन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। अब जरा बाबा लास्ट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये जो रेटी टेस्टिस होते हैं ना मेरी जान, ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू स्मॉल फाइन फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड रिमेंबर करीबन ये 15 से 20 फाइन ट्यूब्स बनाता है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स 15 to 20 fine tube like structures, and remember these tube like structures are called as vasa efferentia. It is called as vasa efferentia. अब जरा इत्मीनान तरीके से नजर रखना बाबा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इंट्रा टेस्टिकुलर होते हैं, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई होते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर होते हैं, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। ये जो रेटी टेस्टिस होता है टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, इंट्रा टेस्टिकुलर होता है। और बाबा ये जो वासा एफरेंशिया होता है ये भी इंट्रा टेस्टिकुलर होता है। अब आप मुझे बताएंगे जब स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएगी तो स्पर्म पहले ट्यूबुलाई रेक्टाई में जाएगा कि नहीं जाएगा? रियली सॉरी, ये देखो बाबा वो स्पर्म सीधे जाएगा ट्यूबुलाई रेक्टाई में, और ट्यूबुलाई रेक्टाई से वो जाएगा बाबा वो रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस से वो जाएगा वासा एफरेंशिया में। उसके बाद बाबा नजर रखना यहां से ये सारे वासा एफरेंशिया बाबा मिलकर एक कॉमन ट्यूब कॉमा शेप्ड ट्यूब बनाते हैं। नजर रखना, दे फॉर्म ए कॉमा शेप्ड ट्यूब, एंड रिमेंबर दिस कॉमा शेप्ड ट्यूब इज कॉल्ड एज, रिमेंबर बाबा दिस कॉमा शेप्ड ट्यूब इज कॉल्ड एज एपिडिडाइम्स। एपिडिडाइम्स। चलो अब हम 2 मिनट जिक्र करेंगे एपिडिडाइम्स का। क्या ना खाते हैं एपिडिडाइम्स जहाज मकान कल बजे दोनों दोनों नेर का पहला चलो बाबा अब हम जिक्र करेंगे एपिडिडाइम्स का। अब लेक्चर बाबा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब हम जिक्र करेंगे एपिडिडाइम्स का। ये रहा मेरी जान आपके सामने टेस्टिस, और ये रहा मेरी जान यहां से निकलने वाला एपिडिडाइम्स, यहां से निकलने वाला बाबा एपिडिडाइम्स। दिस इज योर एपिडिडाइम्स। अब गौर से देखना, सबसे पहला पॉइंट एपिडिडाइम्स के बारे में आप याद रखेंगे कि जो एपिडिडाइम्स है ना इट इज अ लॉन्ग कॉइल्ड। याद रखना बाबा एपिडिडाइम्स इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट्स अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है रे बाबा, which arises from, जो कहां से अराइज होता है, शाबाश, which arises from vasa efferentia, which arises from vasa efferentia। जो कहां से अराइज होता है बाबा, वासा एफरेंशिया से अराइज होता है। अभी मैंने आपको बोला कि जो रेटी टेस्टिस होता है वो रेटी टेस्टिस छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है, और उन्हीं ट्यूब्स को मेरी जान हमने वासा एफरेंशिया के नाम से जाना था। और वो वासा एफरेंशिया मिल जाते हैं और एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। एंड रिमेंबर दिस लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडिडाइम्स। बड़े हाँ बाबा एक चीज का खास ख्याल रखे, हमने तो बोला इट इज लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच अराइजेस फ्रॉम द वासा एफरेंशिया, लेकिन रिमेंबर
but runs on the posterior surface of testes, but runs on the posterior wall of testes. ये जरा गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। एज्यूम करो बाबा ये टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस से बाहर निकलने वाला जो ट्यूब है इसे एपिडिडाइमस के नाम से जाना जाता है। अब ये बोल रहा है आपको कि जो एपिडिडाइमस है ये टेस्टिस के बाहर तो होता है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर तो होता है, लेकिन रिमेंबर इट डज नॉट रन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस से जब निकलेगा ये टेस्टिस है, द पर्सन इज लुकिंग एट यू। जब इंसान आपकी तरफ देखो, इंसान आपकी तरफ देख रहा है तो ये टेस्टिस का एंटीरियर सरफेस है, ये टेस्टिस की लेटरल सरफेस है और ये टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस है। जो ही एपिडिडाइमस टेस्टिस से बाहर निकलता है इट डज नॉट रन ऑन द एंटीरियर सरफेस, ना ही ये एंटीरियर सरफेस की तरफ से नीचे जाता है, ना ही ये लेटरल सरफेस की तरफ से नीचे जाता है, और ना ही ये बाबा इस लेटरल सरफेस से नीचे जाता है। ये जो एपिडिडाइमस है इट रन्स ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टेस्टिस। वही मैंने लिखा कि जो आपका एपिडिडाइमस है इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच अराइजेस फ्रॉम the vasa efferentia but runs on the posterior wall of the testes. सर समझ तो आया ये वासा एफरेंशिया से अराइज होता है। सर समझ तो आया कि ये टेस्टिस के पोस्टीरियर वॉल से नीचे जाता है। सर आपने एक अल्फाज बताया इट इज लॉन्ग। सर बताओ कितना लॉन्ग होता है? तो रिमेंबर मेरी जान इट इज 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, बट रिमेंबर व्हेन coiled it is 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग when it is coiled। ये 6 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जब coiled फॉर्म में होता है। लेकिन मेरी जान याद रखना कयामत के दिन तक अगर हम इस एपिडिडाइमस को स्ट्रेट करें तो रिमेंबर इसकी लेंथ बाबा 6 से 9 मीटर तक होती है। It is 6 to 9 meters long when straightened, but it is 6 to 7 centimeters long when it is in coiled form। तो यही हमने लिखा है a long coiled tube like structure which arises from the vasa efferentia but runs on the posterior wall of testes। इसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। नजर रखना एपिडिडाइमस के अकॉर्डिंग टू बाबा आपके एग्जाम्स पढ़ा रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, वरना इसको मेरी जान इंतहाई डिटेल में ले जा सकता हूं। एग्जाम ओरिएंटेड आपके सामने नॉलेज रख रहा हूं। ये एपिडिडाइमस जो होता है ना इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फिर से बोलो एपिडिडाइमस के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेगा। जो मैंने स्लाइड्स बनाई है उन्हीं का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। फिलहाल याद रखें एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो पहला डायलेटेड पार्ट एपिडिडाइमस का पाया जाता है ना इसे मेरी जान हम बोलते हैं कैपेट एपिडिडाइमस। इट इज कॉल्ड एज कैपेट एपिडिडाइमस। इट इज कॉल्ड एज कैपेट एपिडिडाइमस। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा उसे हम बोलेंगे मेरी जान कॉर्पस एपिडिडाइमस। कॉर्पस एपिडिडाइमस। कॉर्पस एपिडिडाइमस। और उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे कॉर्डल एपिडिडाइमस। कॉर्डल एपिडिडाइमस। The first part is caput, the second part is corpus and the third part is caudal। ये जो पहला पार्ट आपको डायलेटेड फॉर्म में दिख रहा है ना इसे कैपेट एपिडिडाइमस के नाम से जाना जाता है। यहां डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मगर जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे ना वो ये है कि कैपेट एपिडिडाइमस का काम है बाबा टू रिसीव स्पर्म। रिमेंबर टू रिसीव स्पर्म। कहां से स्पर्म रिसीव करना? फ्रॉम वासा एफरेंशिया। इसका काम है स्पर्म को रिसीव करना फ्रॉम वासा एफरेंशिया और फिर उन्हीं स्पर्म्स को भेज देना। बोलो मेरी जान सेंड टू। बोल दे किधर भेजने का? भेजने का बाबा बॉडी को, भेजने का बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस को।
बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस। इसका मतलब हुआ कि जो आपका एपिडिडाइमस है ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच अराइजेस फ्रॉम द वासा एफरेंशिया एंड शबाश रन्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। उसके बाद मैंने बोला कि इसकी लेंथ जो है 6 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि मेरी जान जो एपिडिडाइमस है इनके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले वाले पार्ट को हेड ऑफ द एपिडिडाइमस कहा जाता है और इसी हेड को मेरी जान कैपेट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज कैपेट एपिडिडाइमस, आप बोलेंगे कैपेट एपिडिडाइमस इज मेरी जान हेड ऑफ द एपिडिडाइमस व्हिच रिसीव्स स्पर्म्स फ्रॉम वासा एफरेंशिया। उसके बाद ये जो दूसरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना मेरी जान, इसे बाबा हम बॉडी के नाम से जानते हैं या इसे हम कॉर्पस एपिडिडाइमस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कॉर्पस एपिडिडाइमस, इट इज द बॉडी, याद रखना बाबा, इट इज द बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस। ये बाबा बॉडी है एपिडिडाइमस की और इसका काम है मेरी जान, शाबाश याद रखना, इसका काम है बाबा स्पर्म मैचुरेशन। स्पर्म मैचुरेशन बाबा हेड में भी होती है लेकिन ज्यादातर स्पर्म मैचुरेशन का होती है बाबा बॉडी में। अब कैसे होगी स्पर्म मैचुरेशन वो आपको जानने की, चलो बता ही देता हूं मेरी जान। अगर आप गौर से देखोगे ये रहा आपका कैपेट एपिडिडाइमस। हालांकि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के बुनियाद पे देने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो बाबा, ये रहा एपिडिडाइमस की बॉडी और ये एपिडिडाइमस की जो बॉडी है ना इसमें कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है। रिमेंबर दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज बाबा, रिमेंबर दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज एपिडिडाइमल epithelial cells, epididymal epithelial cells, एपिडिडाइमल एपिथेलियल सेल्स। और यही एपिडिडाइमल एपिथेलियल सेल्स कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज कर देते हैं। एंड रिमेंबर दिस केमिकल कंपाउंड व्हिच इज रिलीज्ड बाय द एपिडिडाइमल एपिथेलियल सेल्स, द केमिकल कंपाउंड व्हिच इज रिलीज्ड secreted by the epididymal epithelial cells is called as शाबाश ग्लाई, बोलो बाबा, is called as glycerol phosphocholine. It is called as glyceryl phosphocholine. Or remember, this is the chemical compound which helps in the maturation and functioning of sperms. अगर आपको बोला जाए कि कौन सा केमिकल कंपाउंड कॉर्पस एपिडिडाइमस में बनता है जिसकी वजह से स्पर्म बाबा मैच्योर हो जाता है, तो आपकी जुबान पे एक ही नाम आना चाहिए, दैट इज ग्लाइसराइल फॉस्फोकोलिन। ग्लाइसराइल फॉस्फोकोलिन हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन द कॉर्पस एपिडिडाइमस। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है मेरी जान किसका, गौर से देखना, जो लास्ट पार्ट होता है एपिडिडाइमस का जिसका नाम मैंने बोला कॉर्डल एपिडिडाइमस। रिमेंबर कॉर्डल एपिडिडाइमस इज नथिंग बट इट इज द बाबा टेल ऑफ स्पर्म। शाबाश, तो इट इज द टेल ऑफ स्पर्म यहां हम लिखेंगे। शाबाश, तो कॉर्डल एपिडिडाइमस इट इज द टेल ऑफ स्पर्म और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाबा, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज, याद रखना बाबा, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ मैच्योर स्पर्म। वहां मैच्योरेशन तो कॉर्पस में हुई ना, और उस मैच्योर स्पर्म को बाबा स्टोर करने में मदद करता है मेरी जान आपका शाबाश कॉर्डल। यहाँ कैपेट एपिडिडाइमस में भी स्टोरेज होती है लेकिन उस वक्त स्पर्म उतना मैच्योर नहीं होता, और कॉर्पस पार्ट में तो मैच्योरेशन हो गई, अब स्पर्म की स्टोरेज होगी, लेकिन किस वाले स्पर्म की बोले तो मैच्योर स्पर्म की। अगर सवाल पूछा जाए द स्टोरेज ऑफ इमैच्योर स्पर्म ऑकर्स इन, तो आप बोलेंगे कैपेट एपिडिडाइमस। अगर सवाल आया कि लोकेशन या स्टोरेज ऑफ मैच्योर
sperm. Storage of mature sperm is observed in, आप बोलेंगे caudal epididymis. तो ये 3 पार्ट थे epididymis की. इसके बाद बाबा जरा आप इंतहाई गौर से नजर रखना. ये रहा मेरी जान abdominal, क्या नजर खोजो बाबा, ये रहा मेरी जान आपकी abdominal cavity. गौर से देखना, ये रही आपकी एब्डोमिनल कैविटी और ये रहे मेरी जान आपके टेस्टीज. आपको मालूम है टेस्टीज के पास मेरी जान एंटीरियर सरफेस पे तीनों लेयर्स होते हैं. दे आर नॉट फाउंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस. एंटीरियर सरफेस पे 3 लेयर्स होते हैं, वेजाइनैलिस, और वेजाइनैलिस के साथ साथ देखने को मिलता है बाबा आपको एल्ब्यूजिनिया, और एल्ब्यूजिनिया के अंदर देखने को मिलता है बाबा ट्यूनिका वेस्कुलोसा. उसके बाद इसके अंदर पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिनका जिक्र मैंने किया, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद मैंने जिक्र किया इनके पास पाई जाती है टिबुला इरेक्टाई, और टिबुला इरेक्टाई के बाद अगर मैंने किसी चीज का जिक्र किया तो बेटा याद रखेंगे आप, मैंने बोला कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिल जाते हैं और एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. और उसी स्ट्रेट ट्यूब को मेरी जान हमने किस नाम से जाना, शाबाश, उस स्ट्रेट ट्यूब को हमने किस नाम से जाना, गौर से बाबा आप नजर रखेंगे, उस स्ट्रेट ट्यूब को हमने जाना रेटी टेस्टिस से. उसके बाद मैंने बोला ये रेटी टेस्टिस डिवाइड हो जाते इनटू स्मॉल फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और मैंने उन स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम रखा बाबा, शाबाश, वासा एफेरेंशिया, वासा एफेरेंशिया. फिर मैंने बोला वासा एफेरेंशिया आपस में मिल जाते हैं और ये बनाते हैं एक कॉइलेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच रन्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस एंड दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस. और एपिडिडाइमिस से निकलेगा मेरी जान एक लॉन्ग 35 सेंटीमीटर ट्यूब, एंड दिस लॉन्ग 35 सेंटीमीटर ट्यूब इज मेरी जान कॉल्ड एज वास डिफरेंस. इसे हम किस नाम से जानेंगे, वास डिफरेंस के नाम से जानेंगे. अब जरा गौर से आप इत्मीनान तरीके से नजर रखना. एज्यूम कीजिए ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है और एज्यूम कीजिए बाबा ये आपका रहा स्क्रोटम. अब नजर रखना यहां पे मैं आपको फंक्शनल डायग्राम की तरफ ले जाऊंगा. ये रहे आपके किडनीज, और किडनीज से आया बाबा आपके यूरिटर्स, और यूरिटर्स ने मिलाया और बनाया आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के सीधे नीचे आपके यूरिथ्रा. अब गौर से देखना यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम सेमाइनल वेसिकल के नाम से जानते हैं. सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट निकल कर आता है जिसे हम शाबाश सेमाइनल डक्ट के नाम से जानते हैं. इसे हम कहते हैं सेमाइनल डक्ट. क्लियर, सेमाइनल डक्ट. अब गौर से सुनना, ये जो यहां से वास डिफरेंस आई ये यहां नीचे आकर सेमाइनल डक्ट के साथ, शाबाश, सेमाइनल डक्ट के साथ मिल जाता है और एक कॉमन डक्ट बनाता है, एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड एज ejaculatory duct. That duct is called as ejaculatory duct. दोनों ducts ओपन होते हैं यूरिथ्रा में below the urinary bladder in a gland called as prostate gland. समझ आई? यानी ये देखो एपिडिडाइमिस से क्या निकला, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस किसके साथ मिला, सेमाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ जिसका नाम था सेमाइनल डक्ट. दोनों मिलकर क्या बनाए, इजैकुलेटरी डक्ट. और इजैकुलेटरी डक्ट कहां हुआ, यूरिथ्रा में. लेकिन यूरिथ्रा के किस पार्ट में, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में. सर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा क्या होता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा यूरिथ्रा का एक ऐसा हिस्सा है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर पाया जाता है. क्लियर. अब मुझे पढ़ाना है बाबा वास डिफरेंस. मैं जिसकी बात करने वाला हूं वो है बाबा वास डिफरेंस. अब गौर से सुनना, वास डिफरेंस के बारे में जो आप पहला पॉइंट याद रखेंगे वो ये है मेरी जान कि वास डिफरेंस जो होता है इट इज अ लॉन्ग, शाबाश, इट इज अ 35 to 40 सेंटीमीटर. रिमेंबर इट इज अ 35 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब जो कहां से अराइज होता है, अराइजेस फ्रॉम एपिडिडाइमिस. जो कहां से अराइज होता है बाबा,
एपिडिडाइमस से अराइज होता है। और मुझे बताओ जब ये एपिडिडाइमस से अराइज होता है तो कहां तक जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट तक। तो फिर इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा यहां से निकलने वाले स्पोर्म को बाबा कैरी करना। इट कैरीज द स्पोर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमस। ये स्पोर्म को कैरी करता है एपिडिडाइमस से लेकर कहां? इजैकुलेटरी डक्ट। एंड इजैकुलेटरी डक्ट से फाइनली कहां बाबा? यूरेथ्रा। तो क्या मैं हक के साथ लिखूं कि जो आपका बाबा वास डिफरेंस होता है, जो आपकी वास डिफरेंस होती है मेरी जान, ये इसका काम क्या होता है? इट कैरीज, रिमेंबर मेरी जान, इट कैरीज स्पर्म। ये स्पर्म को कैरी करता है बाबा फ्रॉम कहां से? एपिडिडाइमस से कहां तक? यूरेथ्रा तक। इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस। It carries sperm from epididymis to urethra. To urethra, पूरा बोले तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। क्लियर? उसके बाद अगर आप गौर से एक पॉइंट को देखेंगे कि ये जो असल में एपिडिडाइमस होता है ना, इसके दो हिस्से होते हैं। इसका आधा हिस्सा स्क्रोटम में पाया जाता है और इसका आधा हिस्सा मेरी जान एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है। Now that part of the epididymis which is found in the scrotum is called as scrotal part. Is called as scrotal part. अब ये क्यों बताया? Because remember यही part होता है मेरी जान coiled. असल में यही वाला हिस्सा coiled होता है। इसके बाद जो abdominal part होता है किसका? वास डिफरेंस का, वो स्ट्रेट पाया जाता है। The abdominal part of the vas deferens is straight while as the scrotal part of the vas deferens is coiled. इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है वास डिफरेंस का, इधर बाबा ये थोड़ा डायलेटेड होता है और इसी डायलेटेड एज्यूम कीजिए वास डिफरेंस है और इस वास डिफरेंस का जो आखिरी हिस्सा होता है ये डायलेटेड होता है। ये ऊपर से रही सेमाइनल वेसिकल और सेमाइनल वेसिकल से आने वाला डक्ट बोले तो सेमाइनल डक्ट। ये रहा आपके सामने सेमाइनल डक्ट। वेरी गुड, ये रहा आपके सामने सेमाइनल डक्ट। ये वास डिफरेंस का एंड पार्ट जो होता है ना, ये बाबा डायलेटेड होता है और इसी को हम बोलते हैं एम्प्यूला। इसको बोलते हैं एम्प्यूला। ये एम्प्यूला असल में डायरेक्ट किसके साथ जुड़ता है? सेमाइनल डक्ट के साथ और एक कॉमन डक्ट बनाता है और उसी डक्ट को मेरी जान हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। जो अभी बोला इसे बोलते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है मेरी जान यूरिथ्रा के अंदर। और किस वाले यूरिथ्रा के अंदर? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब मुझे आप बताओ कि ये जो सेमाइनल वेसिकल है ना, यहां से तो स्पर्म आ रहा है, तो मैंने बोला इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमस टू प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब इसका लास्ट पार्ट, पहले मैं वो पॉइंट लिखूंगा, द लास्ट पार्ट ऑफ वास डिफरेंस is dilated. The last part of vas deferens is dilated and is called as shabash and is called as ampulla. And is called as ampulla. और यही ampulla होता है जो मेरी जान किसके साथ मिलता है? सेमाइनल डक्ट के साथ। अब जरा होगा क्या? देखो मेरी जान, यहां से स्पर्म आया और यहां ये जो आपका सेमाइनल ग्लैंड है ना बाबा, इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम है सेमाइनल फ्लूइड। और ये सेमाइनल फ्लूइड बना होता है फ्रक्टोज का 60 to 70%, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये बना होता है मेरी जान प्रोस्टैग्लैंडिन्स का। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रोस्टैग्लैंडिन्स का जिसका काम है यूट्राइन कंट्रैक्शन कराना ताकि स्पर्म इजीली ऊपर मूव कर सके। रेट्रोपल्सन इसका काम है। तो जो ही यहां से स्पर्म आया और यहां से क्या आया? सीमेन गौर से देखो, यहां से आ रहा है स्पर्म, यहां से आ रहा है स्पर्म और यहां से क्या आया? फ्लूइड। रिमेंबर व्हेन द स्पर्म एंड द फ्लूइड कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म बाबा सेमेन, दे फॉर्म्स। अगर आज के बाद आपको किसी ने बोला कि स्पर्म और सेमेन में क्या फर्क है, आप बोलेंगे स्पर्म इज अ मेल गमीट, इट इज अ सिंगल सेल, व्हाइल एज सेमेन इज अ फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेमाइनल वेसिकल, प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड जो प्रोड्यूस करते हैं
वाले फ्लूइड उन्हें हम सेमाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और ये फ्लूइड्स जब मेरी जान किसके साथ मिलेंगे, यही फ्लूइड्स जब बाबा आपके स्पर्म के साथ मिलेंगे तब जाके हम इसको सेमेन के नाम से जानेंगे। यहां से खाली आया सेमेन, फिर सेमाइनल वेसिकल से मिला सेमाइनल फ्लूइड, और फिर जाके प्रोस्टेटिक ग्लैंड से मिलेगा प्रोस्टेटिक फ्लूइड, तब जाके इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर हम बोलेंगे सेमेन। सो स्पर्म इज अ सेल व्हाइल सेमेन इज अ फ्लूइड कंटेनिंग द स्पर्म। वेरी वेरी एक्सीलेंट। तो इसके बाद ये चला जाएगा ये स्पर्म सीधे यूरिथ्रा के अंदर। अब आप गौर से नजर रखेंगे, ये है टेस्टिस और ये रहा एपिडिडर्मिस और ये रहा मेरी जान वास डिफर्स, ये रहा वास डिफर्स, ये रहा सेमाइनल वेसिकल और ये रहा सेमाइनल डक्ट और ये रहा मेरी जान आपके सामने प्यारा सा इजैकुलेटरी डक्ट और ये रहा मेरी जान आपके सामने यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे सीधे के सीधे यूरिथ्रा। गौर से देखना। और ये रहा बाबा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड। अब गौर से देखना, अब जो ही ये स्पर्म किधर पहुंचेगा, यूरिथ्रा में। अब ये जो यूरिथ्रा है ना, इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, बस एक ही चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड को मैं अलग पढ़ाऊंगा डिटेल में। फिलहाल आप नजर रखेंगे, जो ही स्पर्म किधर पहुंचेगा, यूरिथ्रा में। अब यूरिथ्रा क्या है, नजर रखना बाबा, ये जो यूरिथ्रा है ना, यूरिथ्रा जो है, इट इज शाबाश, इट इज अ कॉमन पैसेज। याद रखना, इट इज अ कॉमन पैसेज for both urine and sperm, for both urine and sperm, but remember in males, खाली मेल्स में। गौर से देखो, यहां टेस्टिस से स्पर्म आया और यूरिथ्रा में चला गया, इसका मतलब यूरिथ्रा से कैरी क्या होगा, स्पर्म, देयरफॉर इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन यहां यूरिनरी ब्लैडर से क्या आएगा, यूरिन आएगा, इसका मतलब इसका काम है यूरिन को भी कैरी करना, इट मींस इट इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देयरफॉर मैं कहूं, इन केस ऑफ मेल्स जो यूरिथ्रा होता है, इट इज बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लस इट इज बोथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इट इज बोथ रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ, वेरी गुड, इन केस ऑफ मेल्स। लेकिन फीमेल्स में जो ओवा प्रोड्यूस होती है वो यूरिथ्रा तक नहीं पहुंचती, वो ओवरीज से फैलोपियन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस, उसका तो जिक्र ही नहीं है, उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है यूरिथ्रा से। इसका मतलब फीमेल्स का जो यूरिथ्रा है उसका कोई लेना देना ही नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, वो सिर्फ यूरिन को पास करेगा। इसका मतलब जो फीमेल्स का यूरिथ्रा होता है वो खाली एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। गौर से बाबा नजर बनाए रखना। इन केस ऑफ फीमेल्स urethra is only an excretory organ, while as in case of males urethra is both excretory as well as reproductive organ। इसके बाद अगर हम इमेजिन करेंगे, अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे कि जो मेल्स में यूरिथ्रा है उसका आधा हिस्सा पेनिस में भी पाया जाता है, जिसके कारण मेल्स का यूरिथ्रा लार्ज होता है, मेल्स का यूरिथ्रा लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। गौर से देखना, जो मेल होता है, मेल्स जो होते हैं इनका यूरिथ्रा बाबा, इनका यूरिथ्रा लॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि यूरिथ्रा का आधा हिस्सा पेनिस में पाया जाता है और पेनिस का थोड़ा हिस्सा बॉडी के बाहर पाया जाता है। लेकिन फीमेल्स में यूरिथ्रा अप टू वेजाइना होता है और वेजाइना जो है फीमेल्स की बॉडी में एक्सटेंड बाहर की तरफ नहीं करता, व्हेयरएज इन केस ऑफ मेल्स पेनिस एक्सटेंड्स आउटसाइड द बॉडी। इसमें जो हिस्सा पाया जाएगा यूरिथ्रा का उसे पीनाइल यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं और इसके कारण यूरिथ्रा लॉन्ग होता है इन मेल्स। और फीमेल्स में यूरिथ्रा देखो, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर और ये रहा फीमेल का यूरिथ्रा, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर और ये रहा मेल का यूरिथ्रा। अब बताओ, फीमेल्स का यूरिथ्रा शॉर्ट और मेल्स का यूरिथ्रा लॉन्ग। अब बताओ बैक्टीरिया को ज्यादा इजी कहां जाना पड़ेगा, कहां है ज्यादा इजी जाना? बैक्टीरिया के लिए इट इज इजी टू पास द शॉर्ट यूरिथ्रा देन द लॉन्ग यूरिथ्रा। It is difficult for the bacteria to travel through the long urethra and it is easy for the bacteria to travel through the short urethra। इसका मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा फीमेल्स में पाए जाते हैं and these infections are called as urinary tract infections due to the short urethra। Due to the short urethra, females are more prone to urinary tract infection। इसीलिए फीमेल्स में urinary tract infection, यूरिन इन्फेक्शंस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उनका यूरिथ्रा शॉर्ट पाया जाता है। उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि यह है बाबा यूरिनरी ब्लैडर, यहां ही मैं इख्तिताम करूंगा।
ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये रहा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके नीचे बाबा ये रही पेंस, ये रही बाबा पेंस। अब यूरिथ्रा के 3 हिस्से होते हैं। कुछ हिस्सा यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, उसे हम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। और कुछ हिस्सा पेंस के अंदर पाया जाता है, इसे हम पीनाइल यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं, इसे हम पीनाइल यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं। और कुछ हिस्सा ना ही प्रोस्टेट में पाया जाता है और ना ही पेंस में पाया जाता है, उसे हम मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा कहते हैं, उसे हम मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा कहते हैं। और याद क्या रखना है आपको, याद रखना है कि इजैकुलेटरी डक्ट ओपनस इनटू व्हिच अमंग द फॉलोइंग, किस वाले हिस्से में इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है, तो आंसर विल बी प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। इज दैट क्लियर? कल के आने वाले लेक्चर में हम प्रोस्टेट ग्लैंड और स्माइनल वेसिकल को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे भी इजाजत और आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह।